नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पाठ 6 कुछ स्मृतियाँ। तो इसको किसने लिखा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखा है। इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम तमिलनाडु में। इनकी मृत्यु हुई थी 27 जुलाई 2015 में। इनकी रचनाएं देख लीजिए। अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान। परिचय देखिए इनका। डॉक्टर कलाम ने भारत के राष्ट्रपति पद को विभूषित किया था। आपको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इस आत्मकथा अंश में लेखक ने अपने बचपन की कुछ स्मृतियों को शब्दांकित किया है। मतलब यहाँ पर ये जो आत्मकथा दी गई है ना, इसमें लेखक ने अपने बचपन की कुछ स्मृतियाँ, मतलब उनके बचपन की कुछ यादें हैं जिन्हें उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। तो देखिए क्या दिया है यहाँ पर। देखिए, रामनाथपुरम में रहते हुए अय्यादुरै सोलेमन से मेरे संबंध एक गुरु शिष्य के नाते से अलग हटकर काफ़ी प्रगाढ़ हो गए थे। उनके साथ रहते हुए मैंने यह जाना कि व्यक्ति खुद अपने जीवन की घटनाओं पर काफ़ी असर डाल सकता है। अय्यादुरै सोलेमन कहा करते थे, जीवन में सफल होने और नतीजों को हासिल करने के लिए तुम्हें 3 प्रमुख शक्तिशाली ताकतों को समझना चाहिए: इच्छा, आस्था और विश्वास। श्री सोलेमन मेरे लिए बहुत ही श्रद्धेय बन गए थे। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि मैं जो कुछ भी चाहता हूँ, पहले उसके लिए मुझे तीव्र कामना करनी चाहिए, फिर निश्चित रूप से मैं उसे पा सकूँगा। मैं खुद अपनी ज़िंदगी का ही उदाहरण लेता हूँ। बचपन से ही मैं आकाश एवं पक्षियों के उड़ने के रहस्यों के प्रति काफ़ी आकर्षित था। सारस को समुद्र के ऊपर अक्सर मंडराते देखता था। अन्य दूसरे पक्षियों को ऊंची उड़ानें भरते देखा करता था। हालांकि मैं एक बहुत ही साधारण स्थान का लड़का था, लेकिन मैंने निश्चय किया कि एक दिन मैं भी आकाश में ऐसी उड़ानें भरूंगा। वास्तव में कालांतर में उड़ान भरने वाला मैं रामेश्वरम का पहला बालक निकला। देखिए यहाँ पर जो APJ अब्दुल कलाम जी हैं वो क्या लिखते हैं कि रामनाथपुरम में रहते हुए अय्यादुरै सोलेमन से मेरे संबंध एक गुरु शिष्य के नाते से अलग हटकर काफ़ी प्रगाढ़ हो गए थे। क्या लिख रहे हैं यहाँ पर कि रामनाथपुरम, देखिए ये जो कौन थे, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये कहाँ पर रह रहे थे? रामनाथपुरम में रह रहे थे। ठीक है, तो रहते हुए जो अय्यादुरै सोलेमन थे, उनके जो संबंध थे ना, वह गुरु शिष्य के नाते से हट करके काफ़ी प्रगाढ़ हो गए थे। प्रगाढ़ मतलब और अधिक ज़्यादा मजबूत हो गए थे। ठीक है, उनके साथ रहते हुए मैंने यह जाना कि व्यक्ति खुद अपने जीवन की घटनाओं पर काफ़ी असर डाल सकता है। और फिर यहाँ पर ये आगे लिखते हैं कि उनके साथ रहते हुए मैंने, मतलब ये जो अय्यादुरै सोलेमन थे, इनके साथ रहते हुए मैंने यह जाना कि व्यक्ति खुद अपने जीवन की घटनाओं पर काफ़ी असर डाल सकता है। और ये जो अय्यादुरै सोलेमन थे वो क्या कहा करते थे कि जीवन में सफल होने और नतीजों को हासिल करने के लिए तुम्हें 3 प्रमुख शक्तिशाली ताकतों को समझना चाहिए। कौन कौन सी? इच्छा, आस्था और विश्वास। श्री सोलेमन मेरे लिए बहुत ही श्रद्धेय बन गए थे। यहाँ पर ये जो लेखक है वो लिख रहे हैं, फिर उन्होंने ही मुझे सिखाया कि मैं जो कुछ भी चाहता हूँ, पहले उसके लिए मुझे तीव्र कामना करनी चाहिए। मतलब मैं जिसे भी चाहता हूँ, ठीक है, मुझे उसके लिए ना तीव्र कामना, मतलब मेरे मन में एक लालसा होनी चाहिए कि हाँ मुझे वो चाहिए। ठीक है, फिर निश्चित रूप से मैं उसे पा सकूँगा। मैं खुद अपनी ज़िंदगी का उदाहरण लेता हूँ। और फिर यहाँ पर लेखक जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है वो अपनी खुद ज़िंदगी का उदाहरण लेते हुए बता रहे हैं। देखिए क्या बता रहे हैं कि बचपन से ही मैं आकाश एवं पक्षियों के उड़ने के रहस्यों के प्रति काफ़ी आकर्षित था। सारस को समुद्र के ऊपर अक्सर मंडराते देखता था। अन्य दूसरे पंक्षियों को ऊंची उड़ानें भरते देखा करता था। हालांकि मैं एक बहुत ही साधारण स्थान का लड़का था, लेकिन मैंने निश्चय किया कि एक दिन मैं भी आकाश में ऐसी उड़ानें भरूंगा। और वास्तव में क्या हुआ? कालांतर में उड़ान भरने वाला मैं रामेश्वरम का पहला बालक निकला। ऐसा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी लिखते हैं। फिर आगे क्या होता है देखिए,
अयादुरै सोलेमन सचमुच एक महान शिक्षक थे, क्योंकि वे सभी विद्यार्थियों को उनके भीतर छिपी शक्ति एवं योग्यता का आभास कराते थे। सोलेमन ने मेरे स्वाभिमान को जगाकर एक ऊंचाई दी थी और मुझे एक ऐसे माता पिता के बेटे जिन्हें शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाया था, यह आश्वस्त कराया कि मैं भी अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकता हूँ। वे कहा करते थे, निष्ठा एवं विश्वास से तुम अपनी नियति बदल सकते हो। फिर यहाँ पर लेखक आगे क्या कहते हैं कि अयादुरै सोलेमन सचमुच एक महान शिक्षक थे। क्यों वो महान शिक्षक थे? क्योंकि वे सभी विद्यार्थियों को उनके भीतर छिपी शक्ति एवं योग्यता का आभास कराते थे। ठीक है, मतलब उनसे उनका परिचय करवाते थे। जैसे जो ये थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, इनके अंदर जो प्रतिभा थी उसका आभास किसने कराया था? इसी शिक्षक ने करवाया था। ठीक है, फिर सोलेमन ने मेरे स्वाभिमान को जगाकर, यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी लिख रहे हैं कि सोलेमन ने मेरे स्वाभिमान को जगाकर एक ऊंचाई दी थी और मुझे एक ऐसे माता पिता के बेटे जिन्हें शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाया था, यह आश्वस्त कराया कि मैं भी अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकता हूँ। वे कहा करते थे, निष्ठा एवं विश्वास से तुम अपनी नियति बदल सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। बात उस समय की है जब मैं चौथी फॉर्म में था। सारी कक्षाएं स्कूल के अहाते में अलग अलग झुंडों के रूप में लगा करती थी। मेरे गणित के शिक्षक रामकृष्ण अय्यर एक दूसरी कक्षा को पढ़ा रहे थे। अनजाने में ही मैं उस कक्षा से होकर निकल गया। तुरंत ही एक प्राचीन परंपरा वाले तानाशाह गुरु की तरह रामकृष्ण अय्यर ने मुझे गर्दन से पकड़ा और भरी कक्षा के सामने बेंत लगाए। कई महीनों बाद जब गणित में मेरे पूरे नंबर आए, तब रामकृष्ण अय्यर ने स्कूल की सुबह की प्रार्थना में सबके सामने यह घटना सुनाई। मैं जिसकी बेंत से पिटाई करता हूँ वह एक महान व्यक्ति बनता है। मेरे शब्द याद रखिए, यह छात्र विद्यालय और अपने शिक्षकों का गौरव बनने जा रहा है। उनके द्वारा की गई यह प्रशंसा क्या एक भविष्यवाणी थी। फिर देखिए यहाँ पर लेखक जी क्या लिख रहे हैं कि बात उस समय की है जब मैं चौथी फॉर्म में था। ठीक है, सारी कक्षाएं स्कूल के अहाते में, जो बाहर का होता है ना, अहाते में अलग अलग झुंडों के रूप में लगा करती थी। मेरे गणित के शिक्षक कौन थे? रामकृष्ण अय्यर एक दूसरी कक्षा को पढ़ा रहे थे, मतलब दूसरी कक्षा को पढ़ा रहे थे और अनजाने में ही मैं उस कक्षा से होकर के निकल गया। समझ में आया आपको? टीचर उधर पढ़ा रहे, ये उधर से निकल गए। तभी तुरंत ही एक प्राचीन परंपरा वाले तानाशाह गुरु की तरह रामकृष्ण अय्यर ने मुझे गर्दन से पकड़ा और भरी कक्षा के सामने बेंत लगाए। मतलब तुरंत ही, देखो अगर टीचर पढ़ा रहे फिर आप उधर ही से गुजर जाओगे तो टीचर को गुस्सा आएगा। तो ऐसे ही रामकृष्ण ने क्या किया, उसको ये जो एपीजे अब्दुल कलाम थे उनको पकड़ा और फिर उनको बेंत लगाए, मतलब उनको मारे। ठीक है, और फिर क्या होता है देखिए उसके बाद कि कई महीनों बाद जब गणित में मेरे पूरे नंबर आए, मतलब यहाँ पे लेखक जी लिख रहे हैं कि कई महीनों के बाद जब गणित में मेरे पूरे नंबर आए, तब रामकृष्ण अय्यर ने स्कूल की सुबह की प्रार्थना में सबके सामने यह घटना सुनाई कि क्या सुनाई कि मैं जिसकी बेंत से पिटाई करता हूँ वह एक महान व्यक्ति बनता है। मेरे शब्द याद रखिए, यह छात्र विद्यालय और अपने शिक्षकों का गौरव बनने जा रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि उनके द्वारा की गई यह प्रशंसा क्या एक भविष्यवाणी थी। फिर ऐसा ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इन्होंने जो प्रशंसा की थी, ठीक है, तो क्या ये एक भविष्यवाणी थी? क्योंकि उन्होंने कहा था कि यह छात्र क्या बनने जा रहा है, शिक्षकों का गौरव बनने जा रहा है। ठीक है, अपने शिक्षकों का गौरव बनने जा रहा है। तो क्या उनके द्वारा की गई यह प्रशंसा एक भविष्यवाणी थी? अब आगे देखते हैं। स्वॉटर्स हाई स्कूल से शिक्षा पूरी करने के बाद मैं सफलता हासिल करने के प्रति आत्मविश्वास से सराबोर छात्र था। मैंने एक क्षण भी सोचे बिना और आगे पढ़ाई करने का फैसला कर लिया। उन दिनों हमें व्यावसायिक शिक्षा की संभावनाओं के बारे में कोई जानकारी तो थी नहीं। उच्च शिक्षा का सीधा सा अर्थ कॉलेज जाना समझा जाता था। सबसे नज़दीक कॉलेज तिरुचिरापल्ली में था। उन दिनों इसे तिरुचोनोपोली कहा जाता था और संक्षेप में त्रिची। फिर यहाँ पर
लेखक जी लिखते हैं कि शॉर्ट हाई स्कूल से शिक्षा पूरी करने के बाद, मतलब जब मैंने अपने हाई स्कूल की शिक्षा पूरी कर ली उसके बाद सफलता हासिल करने के प्रति आत्मविश्वास से सराबोर छात्र था। मतलब इनको ना उसमें क्या मिली थी, हाई स्कूल में उनको क्या मिली थी, सफलता मिली थी। ठीक है, तो ये आत्मविश्वास से भरे हुए थे और फिर इन्होंने एक क्षण भी नहीं सोचा और इन्होंने आगे पढ़ाई करने का फैसला कर लिया। अभी उस टाइम पे क्या था कि उनको ना व्यावसायिक जो शिक्षा होती है, ठीक है, जैसे कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई ना, तो इन सारी चीज़ों के बारे में इनको ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उच्च शिक्षा का मतलब ये क्या समझते थे कि कॉलेज जाना और पढ़ाई करना, यही समझा जाता था। तो जो सबसे नज़दीक कॉलेज था वो कहाँ पर था, तिरुचिरापल्ली में था। उन दिनों उसका नाम क्या था, तिरुचिनोपोली था। ठीक है, और संक्षेप में इसे क्या कहते थे, त्रिची। जब कभी भी मैं त्रिची से रामेश्वरम लौटता तो मेरे बड़े भाई मुस्तफ़ा कलाम, जो रेलवे स्टेशन रोड पर परचून की एक दुकान चलाते थे, मुझसे थोड़ी बहुत मदद करवा लेते थे और कुछ कुछ घंटों के लिए दुकान को मेरे जिम्मे छोड़ जाते थे। फिर यहाँ पर लेखक जी लिख रहे हैं कि जब कभी भी मैं त्रिची से, मतलब त्रिची वो पढ़ने के लिए जाते थे कॉलेज में, तो मैं जब त्रिची से रामेश्वरम लौटता तो मेरे बड़े भाई जो थे, कौन थे, मुस्तफ़ा कलाम, जो रेलवे स्टेशन रोड पर परचून की दुकान मतलब किराने की दुकान चलाते थे। ये कहते हैं कि वो मुझसे थोड़ी बहुत क्या करते थे, मदद करवा लेते थे और कुछ कुछ घंटों के लिए दुकान को मेरे जिम्मे पर छोड़ करके चले जाते थे। मैं तेल, प्याज, चावल और दूसरा हर सामान बेच लेता था। और फिर यहाँ पर लेखक जी लिखते हैं कि मैं तेल, प्याज और क्या, चावल, ये और भी दूसरा सामान बेच लेता था। मैंने पाया कि सिगरेट और बीड़ी सबसे ज़्यादा बिकने वाली वस्तुएं थी। मुझे ताज्जुब हुआ करता कि गरीब लोग अपनी कड़ी मेहनत की कमाई को किस तरह धुएं में उड़ा देते हैं। जब मैं मुस्तफ़ा के यहाँ से खाली हो जाता तो अपने छोटे भाई कासिम मोहम्मद की दुकान पर चला जाता। वहाँ मैं शंखों एवं सीपियों से बने अनूठे सामान बेचा करता था। भाइयों की सहायता करना मुझे अच्छा लगता था। फिर यहाँ पर लेखक जी क्या लिख रहे हैं कि मैं जब सामान बेचता था तो मैंने क्या पाया कि सिगरेट और बीड़ी सबसे ज़्यादा बिकने वाली वस्तुएं थी। मतलब सिगरेट और बीड़ी सबसे ज़्यादा बिकती थी। ठीक है, और मुझे ताज्जुब हुआ कि ये जो गरीब लोग हैं अपनी इतनी मेहनत करके थोड़े थोड़े पैसे कमाते हैं और फिर उसको कैसे इस धुएं में उड़ा देते हैं। और जब मैं मुस्तफ़ा के यहाँ से खाली हो जाता तो मैं अपने छोटे भाई, जो उनका छोटा भाई था, कासिम मोहम्मद की दुकान पर चला जाता। वहाँ मैं शंखों एवं सीपियों से बने अनूठे सामान बेचा करता था। भाइयों की सहायता करना मुझे अच्छा लगता था। यहाँ पर लेखक जी ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हमने ये पार्ट पूरा के पूरा कंप्लीट कर लिया। ये था डॉक्टर APJ कलाम का बचपन। ठीक है, तो अभी हम शब्द वाटिका देख लेते हैं। तो स्मृतियाँ मतलब यादें, प्रगाढ़ मतलब बहुत अधिक, आस्था मतलब श्रद्धा, कामना मतलब इच्छा, आभास मतलब संकेत, आश्वस्त मतलब निश्चिंत, सराबोर मतलब भरा हुआ, परचून की दुकान मतलब किराने की दुकान, और ताज्जुब मतलब आश्चर्य, और कड़ी मतलब क्या हो गया, कठिन। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।